को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कमर कसकर बीजेपी की तैयारी पूरी है। बीजेपी की तरफ से सुझाव भी चुनाव आयोग को ये दिया गया कि साहब आप 2 चरणों में ही चुनाव करवा लीजिए। पिछली बार आपको ध्यान होगा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई थी और वो तारीखें 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर थी। नतीजे पिछली बार 2020 की अगर बात की जाए तो 10 नवंबर को आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम 4 बजे जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो बिहार में चुनाव का पूरा शेड्यूल जो चुनाव आयोग जारी करेगा, कितने चरणों में वोट डाले जाएंगे और नतीजे कब आएंगे, ये तारीखों का ऐलान शाम 4 बजे हो जाएगा। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10-10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं इसी कार्यक्रम में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी कार्यक्रम की जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना के तहत ये पहली किस्त है जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है महिलाओं को दी जा रही है। 10-10 हजार रुपए सीधे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये गेम चेंजर एक तरीके से योजना नीतीश सरकार की मानी जा रही है, वो भी एन चुनाव से पहले। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसको लेकर कटघरे में मुख्यमंत्री को और बिहार में एनडीए की सरकार को खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को बरगलाने के लिए, उनको लुभाने के लिए एक चुनावी चाल है जो नीतीश सरकार ने अपनाई है। हालांकि जाहिर सी बात है नीतीश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है जो उनकी सरकार उठा रही है। हमारे साथ लगातार राजीव रंजन जी बने हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, इसी जरा योजना पर बात कर लेते हैं। आप लोग तो महिला सशक्तिकरण के तहत कह रहे हैं 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये टाइमिंग जो इस योजना की, और देखिए ना आज पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आज महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जा रहे हैं और शाम को ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राजीव जी भी हमारे साथ नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ और मेहमानों को अपने साथ जोड़ने की, लेकिन इस बीच देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। शाम 4 बजे ये ऐलान हो जाएगा और उससे पहले ही बिहार में जो चुनावी पारा है वो लगातार चढ़ा हुआ है। वार पलटवार जोरदार तरीके से हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार बिहार में, वो SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और जैसे जैसे मामला, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत देश की सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो जो आधार को लेकर एक बड़ा फैसला दिया कि SIR के दस्तावेजों में जो आधार है उसको भी चुनाव आयोग कंसिडर करे। उसके बाद SIR वाला मामला एक तरीके से बिहार चुनाव में फिलहाल थमता हुआ आप कह सकते हैं, उसका ग्राफ नीचे जाता हुआ आप कह सकते हैं नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये कि और वो कौन सा मुद्दा होगा जिस मुद्दे को लेकर बिहार में इस बार चुनावी लड़ाई होगी। मत भूलिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली का मुद्दा भी किस तरीके से लगातार गरमाया, कैसे वो बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और वहीं पर जो मन सजा कांग्रेस के एक नेता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद करते हुए माताओं बहनों से ये कहा कि ये सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि उनकी जो मां है उनका अपमान नहीं, देश की तमाम माताओं बहनों का अपमान है और इस अपमान का जवाब बिहार देगा। एनडीए नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और खासतौर से इस मामले में जो प्रशांत किशोर ने लीड ली और प्रशांत किशोर सामने निकल कर आए और उनकी तरफ से एक के बाद एक नीतीश सरकार के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया, ये वो बड़ा मुद्दा क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गरमाएगा। शराबबंदी का मुद्दा अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर खुले तौर पर वो बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार कदम रखने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से कहा जाता है बार बार कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो फिर शराबबंदी खत्म कर देंगे। हालांकि इसको लेकर जो अन्य विपक्षी दल हैं प्रशांत किशोर की घेराबंदी करते हैं कि इन्होंने शराब कंपनियों से पैसे ले लिए और इसीलिए उनकी वकालत की बात कर रहे हैं। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जो इस बार गरमाते हुए नजर आए हैं अब तक इस चुनावी माहौल में। लेकिन वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, कौन सा मुद्दा चलेगा, किस मुद्दे ने बिहार की जनता के मन को छुआ है, किस मुद्दे को लेकर बिहार के लोग घर से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता, बड़े नेता आरजेडी के शक्ति यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं। शक्ति यादव जी, शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है बिहार चुनाव के लिए, तैयारी पूरी है सर? ठीक है, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम लोग 24/7 तैयार हैं कि हम लोग जमीन पे काम करते हैं, बूथ पे काम करते हैं, पंचायत और गांव में काम करते हैं।
जनता की जो पसंद है बिहार में, बदलाव चाह रही है बिहार के अंदर, तो बदलाव चाहती है तो जनता की जो भावना है उन भावनाओं के अनुरूप बिहार की अगली जो स्थिति होगी सामने होगी। और जनता की एक ही पसंद है कि बिहार में व्याप्त जो अराजकता है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जहां नोट जलाए जाते हैं, पाइप जाम हो जा रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया इंजीनियर के यहाँ पकड़े जा रहे हैं, मंत्री पर भ्रष्टाचार के पहले से ही आरोप है, उनके परिजनों पर पहले से ही आरोप है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ईडी का छापा पड़ता है, कुछ नहीं होता है। ये 80,000 करोड़ का महालेखाकार आपत्ति लगाती है, लेकिन कोई से आता इसका कोई जवाब नहीं आता सकारात्मक। विपक्ष सवाल पूछता है, नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, मीडिया से इंटैक्ट नहीं होते। पूरी प्रशासनिक अराजकता की स्थिति है। 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलकर के सरकार में बैठे हैं, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है सरकार के खजानों पर, वो लोग हैं। सर, आपके जो आरोप है वो अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि देखिए ना, आज भी जब आप और हम बात कर रहे हैं और शाम 4 बजे चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं सर? सीएम नीतीश 10-10 हजार रुपए की वो जो राशि है वो सीधे महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और कैसे बिहार की जो महिला मतदाता है वो सत्ता में पहुंचाती आई है, वो अपना दबदबा दिखाती आई है सर। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं। जी जी जी, आइए सर, इसी पर सवाल है। आप एक सुलझे हुए एंकर हैं, तो एक नकल की सरकार है, एक चीफ मिनिस्टर है, इनकी अपनी कोई विजन नहीं है। इस वजह से कहा थे 20 वर्ष से सत्ता में है, तो जब माई बहन मान योजना की बात करते हैं तो मिर्ची लगती है इनकी। नौकरी के नाम पर असंभव करते हैं, बात कहाँ से ला के देगा, पैसा नहीं है, असंभव है, वह भी किया तेजस्वी जी ने। आप बताओ, बिहार में जब युवा आयोग के गठन की बात तेजस्वी करता है तो इनके आंख खुलते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते तो इनके आंख खुलते हैं, 200 यूनिट बिजली की बात करते तो इनका आंख खुलता है, बुजुर्गों के जो बुजुर्ग हैं उनके सम्मान की बात तो इनके आंख खुलती है। इनके पास का बिहार का बच्चा जानता है कि तेजस्वी जी के कारण, तेजस्वी के डर से उनके घोषणाओं के अनुरूप चीजें जो है धरातल पर उतरे, उसमें भी डंडी मारी गई है। 10,000 की समीक्षा होगी, डायरेक्ट घूस है, ये बिहार है, जान रहे हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सीधी घूस नीतीश सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ये जितने मुद्दे आप गिना रहे हैं, और ऐसे में हमने देखा पिछले कुछ समय तक SIR का मुद्दा वो खूब गरमाया बिहार की राजनीति में, तो क्या अब आज विपक्ष को ये एहसास हो रहा है कि SIR के मुद्दे पर बेकार में बात का बतंगड़ बनाया गया, निकला तो कुछ भी नहीं? ऐसे नहीं निकला जी जी, ऐसे नहीं निकला। हाँ, वोट की चोरी पकड़ी गई, उच्चतम न्यायालय में जाकर के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। यह कह देना कि नहीं पकड़ा गया, ये तो दुर्भाग्य है ना। हाँ। मतदाताओं का मताधिकार का अपमान है ना। आज भी पूर्ण रूपे, आज भी फर्स्ट टाइम वोटर के नाम नहीं है, प्रकाशन के बावजूद भी मीडिया संस्थानों ने भले ही इन चीजों को प्राथमिकता ना तो दी हो, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ना कि हम लोगों ने जो दिया एविडेंस वो प्रमाणिकता के साथ दिया था उच्चतम न्यायालय में। हिम्मत होता तो जाता, काफी गलत है। आज भी कह रहे हैं कि आज भी नहीं हो पाए हैं, आज भी काटे गए हैं नाम, आज भी हर विधानसभा में 10,000 की संख्या आज भी है। कौन सुनेगा? आपत्ति नहीं प्राप्त करती है, पावती नहीं देती है, कहती है कि आपत्ति नहीं करती पार्टियों का, आम आदमियों का। हम जिस क्षेत्र से रहते हैं, आपको उदाहरण के तौर पर मैं ही कह देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ 10,000 वोट आज भी कटे हैं। एकदम झूठ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये मुद्दा जब तक वोट नहीं पड़ेगा, ये मुद्दा बिहार में जिंदा रहेगा। एक सवाल को और जवाब दे दीजिए शक्ति यादव जी, क्या इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो टेढ़ा साबित होने वाला है? क्योंकि इस बार सिर्फ लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं, प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में, और ओवैसी साहब तो बार बार ये कह रहे हैं मैंने तो बहुत कोशिश की, ये महागठबंधन वाले, मैं तो कह रहा था बस 6 सीटें दे दो, उसी पर मैं राजी था, पर इन्होंने मुझे साथ में नहीं लिया। मैं एक बात बता देता हूँ जी, 5 से 25 बहुत हुए नीतीश सब हो चुके हैं। लड़ाई तो भाजपा लड़ रही है, इनडायरेक्ट रूप से भाजपा सत्ता चला रही है, और ये तो मूर्त के समान है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, वो स्थिति है इनकी। और लड़ाई सीधा है। प्रशांत किशोर तो भारतीय जनता पार्टी के बेबी प्रोजेक्ट है, ये बात सबको पता है। कि जो ये एलिगेशन लगा रहे, जरा बताइए तो मंगल पांडे पर क्यों नहीं, संजय झा पर क्यों नहीं? हम नहीं जाना चाहते उस दिशा में। भारतीय जनता पार्टी का जो स्क्रिप्ट है, उसके स्क्रिप्ट के अनुसार प्रशांत काम कर रहा है बिहार के अंदर, और बिहार का बच्चा जानता है कि होना क्या है। क्योंकि बिहार के मन में जो बदलाव के जो
ललसा है ना, उस बदलाव की ओर जा रहा है। लड़ाई सीधे भाजपा बनाम राजद है, जदयू नाम की चीजें रहेगी नहीं। अब देखेंगे चुनाव के बाद ये पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। ये 25 का आंकड़ा नहीं पार करेगी, भाजपा 40 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। ये हालात बहुत खराब है। ये तो कुछ संस्थानें हैं, हमारे जो डिजिटल संस्थानें हैं, ये लोग मतलब नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप लोग तो अच्छे लोगों में से हैं, तो मीडिया संस्थान में सरकार बनाने के लिए हम लोगों की अपेक्षा इलेक्शन कमीशन से केवल और केवल यही है कि फ्री एंड फेयर पोल हो, गरीब लोगों को वोट पड़ जाए, वंचित तबका का वोट पड़ जाए, बाकी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। जो भी चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी गए भी बिहार, वहाँ पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और तमाम जो बातें थी SIR को लेकर और सब चीज़ों को लेकर वो भी उन्होंने पहले स्पष्ट करी। आपको लगता है कि जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और कितने फेज में होना चाहिए, इसको लेके आप लोगों की राय क्या रहेगी? और जो उन्होंने बातें कही, ऑल पार्टी मीटिंग भी वहाँ पे बुलाई गई, उसको देख कैसे देखें? ऐसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मिले हैं, मेरे पार्टी के भी रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिले हैं, अध्यक्ष खुद ही गए थे, तो उसमें नई बात कुछ नहीं कहनी है। वो 2 फेज में कराना चाहते हैं, 1 फेज में कराना चाहते हैं, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और NDA जो है वो दम भर रहा है कि हम लोग तो दोबारा सत्ता में आएंगे, अब ये 5वीं बार जो है ताज बिहार का NDA के सर सजेगा, उसको कैसे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ये लोग। बिहार परिवर्तन का मूड बना चुका है। बिहार के चाहे छात्र, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सभी लोग पूरी तरह से तैयार है सरकार बदलने के लिए। और सर आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप महागठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। तो कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बिहार ने इस बार तय कर लिया है, बिहार का मूड बदलाव का है और शाम 4 बजे चुनाव आयोग को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देना है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, आखिरकार वो घड़ी आ गई जब बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। शशांक। बिल्कुल, आज 4 बजे दिल्ली में आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डेट का जो है वो ऐलान हो जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि 2 चरणों में, सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि 2 चरणों में जो है बिहार में वोटिंग हो सकती है नवंबर में, और 15 या 16 नवंबर के आसपास जो है वो नतीजे आ सकते हैं। आपको बता दें, मौजूदा जो विधानसभा चल रहा है इसका कार्यकाल जो है 22 नवंबर को जो है वो संपन्न होना है, इसलिए उसके पहले चुनाव करा लेना अनिवार्य है। तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज क्या होता है ये देखना होगा। अभी 2 दिन तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर थे और तैयारियों का उन्होंने जो है यहाँ पे जायजा लिया है, और कल ही वो यहाँ से दिल्ली गए हैं। तो ये संभावना जताई जा रही थी कि 6 या 7 तारीख में जो है ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि वोटिंग कब होनी है और कितने चरणों में होनी है। और जब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उन्होंने यहाँ पर बैठक की तो किसी दल ने 1 चरण में चुनाव कराने की बात कही, तो किसी दल ने 2 चरण में चुनाव कराने की बात कही। लेकिन जितने भी दल थे उसमें एक चीज़ ये देखा गया कि सब ने कहा कि छठ पूजा के बाद जो है वो वोटिंग हो तो बेहतर रहेगा। तो अब आज क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है ये देखना होगा। तो मतलब अभी सूत्र क्या बता रहे हैं शशांक? अभी सूत्र क्या बता रहे हैं? मतलब बिहार के लोग जो हैं वो मन भर कर त्योहार मना लें, छठ पर्व संपन्न हो जाए और उसके बाद ही मतलब नवंबर के पहले हफ्ते में ही वो मतदान वाली तारीखें सामने आएंगी और फिर मतगणना वही नवंबर के मिड में जो आप कह रहे हैं कि साहब 15 के आसपास फिर वो नतीजे का दिन आ सकता है। तारीखों के लिए तो इंतजार करना होगा शाम 4 बजे का, लेकिन सूत्र अभी क्या जानकारी दे रहे हैं शशांक? देखिए, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 2 चरणों में बिहार में वोटिंग हो सकती है। 2 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है और 15 और 16 नवंबर के आसपास जो है वो नतीजे आ सकते हैं, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन अब 4 बजे जब पीसी होगी तो उसमें क्या कहा जाता है इस पर जो है सबकी नजरें हैं। देखिए, बिहार एक बहुत अहम राज्य है और आपको बता दें, एक तरफ महागठबंधन है तो एक तरफ NDA है, और प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं संघर्ष को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। तो तमाम पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। जहां तक सीट शेयरिंग की बात है तो तमाम दलों में जो है सीट शेयरिंग को लेकर भी जो बातचीत है वो अपने अंतिम दौर में है। जो जानकारी मिल रही है, कल महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर जो है वो ऐलान हो सकता है और NDA में 10 से 11 तारीख तक जो है सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट
कहा है कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। तो 9 तारीख को वो उम्मीदवारों की पहली सूची भी जो है वो जारी कर रहे हैं। लेकिन इसी भी सबसे बड़ी खबर यही है कि आज ऐलान हो जाएगा कि बिहार में वोटिंग कब होगी, कब नतीजे आएंगे। जी, और ऐसे में वो एसआईआर और एसआईआर के बाद अब ये पहली बार जो बिहार में वोट पड़ेंगे, एसआईआर का मुद्दा जिसे विपक्ष ने पूरी तरीके से गरमाने की कोशिश की, महागठबंधन राहुल गांधी की तरफ से बिहार में सड़क पर उतरकर वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई, वो कितना प्रभावी या बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या वो मुद्दा वोटर लिस्ट सामने आने के बाद खत्म? नहीं, देखिए, एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने बिहार में की है, लेकिन जनता कितना उनकी बात सुनती है ये तो वोटिंग के समय ही पता चल जाएगा। और जो नतीजे आएंगे, आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी ने निकाला। सीधा आरोप था कि ये जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान चला है, इसके तहत जो है गरीब लोगों का नाम सूची से काट दिया गया। बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने काम किया, ये आरोप था। लेकिन बार बार चुनाव आयोग, एनडीए यही कहता रहा कि ये जो एसआईआर था ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए था। और अब देखिए, बिहार में यात्रा जो है निकाले राहुल गांधी, उसके बाद से कहाँ गायब हैं अभी कुछ पता नहीं। और एनडीए जो है अपना एक के बाद एक चुनावी एजेंडा जो है वो जनता के सामने जो है वो रख रहा है। और सीधा देखिए, तेजस्वी जहां कहते हैं कि एनडीए और नीतीश कुमार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो महिला वोटर जिसको नीतीश कुमार का जबरदस्त सपोर्टर माना जाता है, उसी महिला वोटर के खाते में, आज बिहार की महिलाओं के खाते में भी वो 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर हो रही है इस वक्त। जरा इसके बारे में भी बताइए शशांक। बिल्कुल बिल्कुल, आज तीसरी बार ऐसा हो रहा है। देखिए, 1 करोड़ महिलाओं को जो है वो 10-10 हजार रुपये खाते में रोजगार शुरू करने के लिए मिल चुके हैं। आज और 21 लाख जो महिलाएं हैं उनको जो है 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में जो है पैसा वो पहुंच जाएगा। और आपको बता दें, 26 दिसंबर तक जो है जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनको पैसा जो है चला जाना है। तो बिहार चुनाव को देखते हुए एक बड़ा दाव है नीतीश कुमार का, और कहीं ना कहीं महिला वोटरों पे नज़र है। बिहार में जो महिला वोटर हैं करीब 48% हैं जो नीतीश की वोटर ही मानी जाती हैं, लेकिन इस वोट बैंक को कहीं ना कहीं इंटैक्ट करने की जो कोशिश है वो है। और अब देखिए, इस बार महिलाओं पर सिर्फ एनडीए की नज़र नहीं है, महागठबंधन की भी नज़र है। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन माइन योजना शुरू करेंगे, 2500 रुपया गरीब महिलाओं को हर महीने देंगे। कांग्रेस ने भी इसी योजना का ऐलान जो है वो अलग से किया है। तो नजर तो महागठबंधन की भी महिला वोटरों पर है। तो महिला किसके साथ जाती है चुनाव में, ये देखना होगा। अच्छा, जाति जनगणना जो नीतीश सरकार ने करवाई थी, उसके बाद भी ये पहला विधानसभा चुनाव है जो बिहार में होने जा रहा है। हालांकि जाति जनगणना के जब वो आंकड़े सामने आए थे, उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से जो आरक्षण था उसकी सीमाओं में भी तब्दीली की गई। वो मामला बाद में जाकर अदालत में अटक गया। वो भी आपको लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा रहेगा? लेकिन देखिए, जो आप ये जातीय गणना की बात कर रही है ना, ये जब हुआ था बिहार में तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी। हाँ। तेजस्वी इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने दबाव बना के करवाया, और उसके बाद हमारे ही कहने पर जो है आरक्षण का जो है वो दायरा जो है 65% तक गया। बीजेपी ने इस मामले को जानबूझकर कोर्ट में उलझा दिया। तो अब समीकरण अलग है, अब यहाँ पर एनडीए की सरकार है। लेकिन हाँ, जिस तरह से जातीय गणना हुई थी, दिखा कि ईबीसी सबसे ज़्यादा 36% जो है वो बिहार में है, और ईबीसी वोटरों पर भी महागठबंधन एनडीए की नज़र है। तो जातीय गणना जो है एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्रेडिट हो सकता है नीतीश को चला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही थे। लेकिन जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था 50 से 65 था, वो कोर्ट में जाके जो है उलझ गया, और पटना हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो मामला है वो लंबित है। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो है हो सकता है। लेकिन तेजस्वी तो यही कहते हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, हमने जातीय गणना कराई नीतीश पे दबाव बना के, और हमने आरक्षण का दायरा बढ़वाया था। जबकि नीतीश कहते हैं कि हमने जातीय गणना कराई थी। तो अब जनता किस पर विश्वास करती है, ये देखना होगा। बिल्कुल शशांक, और इस बार का ये बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कई मायनों में बड़ा दिलचस्प भी रहने वाला है। देखिए ना, अब ये बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रशांत किशोर वो पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी वो 2 फाड़ हो चुकी है और वो चुनाव मैदान में है। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे, और आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप अलग चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में, और वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिनकी तरफ से बावजूद इसके कि उनके जितने एमएलए जीत कर आए थे उसमें से 4 चले गए थे आरजेडी में, पर पूरी कोशिश में वो रहे कि किसी तरीके से महागठबंधन का साथ उनको मिल जाए, जो नहीं मिल पाया। तो वाकई में दिलचस्प रहने वाला है इस बार का चुनाव।
दिलचस्प बिल्कुल है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ प्रशांत किशोर और कहीं ना कहीं ओवैसी जो है बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में लग गए हैं। आरजेडी से वो 6 सीट मांगे थे लेकिन अलायंस जो है नहीं हो पाया। आप याद कीजिए 2020 में सीमांचल में उन्होंने आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी की थी। 5 सीट जो है उनकी पार्टी जीत गई थी, भले 4 विधायक बाद में जो है आरजेडी में चले गए। तो इस बार ओवैसी जो है कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से आवाज नहीं आ रही है शशांक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं दोबारा आपसे संपर्क करवाती हूँ, कुछ दिक्कत आ गई है शशांक।